दीपक जी, इस वक्त देश में पिछड़ों के राजनीतिक हिस्सेदारी और उसको लेकर एक मंडल पार्ट 2 जैसा वातावरण तैयार हो रहा है। हो गया नहीं कह रहा, हो रहा है। ठीक, भाजपा को छोड़कर लगभग सारे दल आपकी एनडीए के भी कई दल उस मुहिम का हिस्सा हैं। क्या जातिगत जनगणना उसका एक फेस है, चेहरा है। यानी पिछड़ा ओरिएंटेड पॉलिटिक्स उस नाजुक वक्त में दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के धैर्य का इम्तिहान लेना थोड़ा जोखिम भरा नहीं हो जाएगा? अमिताभ जी, आपने सही बात कही, परंतु मैं एक बात बता दूं आपको, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो उस दृष्टिकोण में आपने देखा भी होगा कि हम लगातार जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। हमने किसी भी अगड़े पिछड़े की और क्षेत्रवाद की बात नहीं की, हमने सबको साथ में लेकर चलने की बात की। क्योंकि देखिए, जब एक भीड़ खड़ी होती है तो उसमें अगड़े भी होते हैं, बीच में पिछड़े भी होते हैं और उसके पीछे एससी और एसटी भी होते हैं, पर उनसे पीछे भी एक भीड़ होती है। उस भीड़ के अंदर वो लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ चाहिए, जिनको सरकार के संबल की आवश्यकता होती है, हमने उनको संबल देने का काम किया। और इन्हें भी तो सरकार की योजना का लाभ चाहिए, और क्या चाहिए? वो वही तो कह रहे हैं कि भाई योजना का लाभ हमें भी दो। आप अकेले योजना का लाभ ले रहे हो, वही तो वो लोग कह रहे हैं। दीपक जी, अमिताभ जी, वहीं पर आ रहा था। फिर उसके बाद में हमने गठबंधन किया, ओम प्रकाश राजभर जी हमारी पार्टी में आए और दारा सिंह चौहान जी भी आए। हमने उनको अपने विकास के कार्यों में अगर वो सहयोग करते हैं, उस नीति के तहत में हमने उनको सहयोगी बनाया और दारा सिंह चौहान को वहां पर चुनाव भी लड़ाया। हमें वहां पर जीत निश्चित तौर पर एक हार मिली, परंतु उसके बाद में हमने ये नहीं देखा कि हमने जितने भी गठबंधन किए एनडीए के अंदर, चाहे वो केंद्र के अंदर हो, आप देखिए अनुप्रिया पटेल को लीजिए, जीत के आंकड़े से हम बहुत ऊपर थे, उसके बाद में भी हमने उनको मंत्री बनाया। तो ऐसे हम प्रत्येक गठबंधन दल का सम्मान करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभव है और ये कहीं आपको नजर नहीं आएगा, वहां पर आपका वजन तोला जाएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपको, अगर आप गठबंधन में आते हैं, अगर आप हमारी नीतियों से, हमारे नियत से, हमारे नेतृत्व से सहमत होते हो, तो हम आपको उसकी जगह पर जो आपका यथोचित स्थान है उसको दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में करके दिखाया है। ये आपको नजर भी आएगा। अभी कैबिनेट एक्सपेंशन के ऊपर जो विशेषाधिकार है वो केवल मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास में, तो अभी किसी प्रकार की टिप्पणी करना मेरा इस पर उचित नहीं होगा। परंतु निश्चित ही आप देखेंगे कि आगे चलकर जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तो उसमें वो सभी गठबंधन दलों को उचित सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। नहीं, वही तो पूछ रहे हैं। ओम प्रकाश भाई जरूर ये मन में ये शेर पड़ रहे होंगे कि उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन 2 आरजू में कट गए तो इंतजार में। अरे भाई कब तक होगा? कब नौमन तेल होगा? कब राधा नाचेगी? ये जब होगा तब उचित सम्मान देंगे। अगला कह रहा है कि भैया लाओ कुछ, समोसा गरम सिक रहा हो कढ़ाई में और फिर को मिलेगा, तो आदमी को धैर्य होता नहीं ना। वो कहता भाई तुरंत लाओ। बघेल साहब, ये सत्ता का गरम समोसा है मित्र, इसमें इंतजार कहां? जी अमिताभ जी, ये विशेषाधिकार केवल मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास में है और वो जब एक्सपेंशन करेंगे जब ही हम उस पर कोई जवाब दे पाएंगे। परंतु मैं इतना अधिकृत नहीं हूं प्रदेश नेतृत्व और ठीक बात कही आपने। नावेद शिकोह के पास चलूंगा। एक ये, अच्छा, ये भी भारत की राजनीति में ये एक कुछ बड़े विचित्र जोक चलते हैं और वो दशकों से चल रहे हैं नावेद। जैसे एक सबसे बड़ा जोक, हम सत्ता के लिए राजनीति में नहीं आए क्या? तो भाई साहब फिर हरिद्वार में आश्रम क्यों नहीं खोल लिए? जोक नंबर 1। जोक नंबर 2, मुख्यमंत्री कौन होगा इसका निर्णय जीते हुए विधायक करेंगे। आज तक जीते हुए विधायकों को पता नहीं होता कौन मुख्यमंत्री बनेगा क्या? किसी रिजीम में, किसी पार्टी के रिजीम में विधायकों से कोई मतलब नहीं होता क्या? लेकिन जोक चल रहा है, जोक यथावत चल रहा है। जोक नंबर 3, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। बहुत बड़ी मेजॉरिटी की केंद्र की सरकार हो जैसी इस वक्त मोदी जी की है तो अलग बात है। मुझे याद है वाजपेयी जी की सरकार थी, कपिश बाबू, ये जो हिपोक्रेसी चल रही है राजनीति में, उस पर मैं कह रहा हूं, सब पार्टियों पर लागू है। तब भी ये कहा जाता था कि भाई ये तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, किसको मंत्री रखें किसको नहीं। तो ऐसे एक अवसर था
प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विषय से मैंने कोई प्रश्न पूछा। उसके अगले दिन तब वो जिंदा थे, स्टालिन के पिताजी, ठीक, जो काला चश्मा लगाते थे ना, करुणानिधि जी, वो जिंदा थे। क्या उन्होंने अपने लेटर पैड पर अपने दल के मंत्री और उनके विभाग भी अनाउंस कर दिए। इधर शपथ ग्रहण का भी कार्यक्रम नहीं हुआ, अनाउंस कर दिए वाजपेयी सरकार में। क्या मैंने अगले दिन पूछा, मैंने ये कौन सा विशेषाधिकार है भैया? क्या बाल ठाकरे ने टेलीफोन किया, बोले मैं सुरेश प्रभु हटाओ, हटा दिया। मुलायम सिंह की सरकार थी, कांशीराम के समर्थन से मुलायम सिंह यादव आए, 2 नाम इनको दिए, मुलायम सिंह को बुला के कांशीराम लखनऊ गए, बोले इनको भाई शाम तक हटा दो। क्या विशेषाधिकार क्या होता है नवेद? जी, राजनीति तो सियासत के ढंग से चलेगी ना। सर मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, दो चुनाव, 2 लोकसभा के चुनाव, 2 विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव, दोनों में भारतीय जनता पार्टी जीती। और उनके जो घटक दल थे, चाहे वो केंद्र की सरकार, मतलब केंद्रीय नेतृत्व की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की, मैं दो चुनावों की बात कर रहा हूं, विधानसभा के 2 चुनाव उत्तर प्रदेश के और लोकसभा के 2 चुनाव। इसमें जो इनका एनडीए रहा, उसके जो जाति के छोटे छोटे घटक दल थे, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, उस पर उसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव इतने बड़े प्रचंड बहुमत से जीती कि अगर ये नहीं भी होते तब भी उसके नंबर्स थे सरकार बनाने के। ये दोनों सरकारों की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, जो घटक दल जाति के, पिछड़ों के और दलितों के छोटे छोटे दलों के जो नेता जोड़े गए और अभी भी जुड़े हुए हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये भाजपा को महसूस होने लगा है। दलितों ने, पिछड़ों ने योगी को, मोदी को 2 चुनाव में इसलिए वोट दिया कि उनको ये लग रहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो जाएगी, उनको लग रहा था कि हम सुरक्षित हो जाएंगे, उनको लग रहा था कि जो हिंदुत्व का बिखराव है उसको हम खत्म करना चाहते हैं, उनको लग रहा था कि दलित, पिछड़े, अपर कास्ट को बांटने का सिलसिला अब खत्म हो जाना चाहिए, उनको लग रहा था कि एक दुनिया में भारत का एक नाम रोशन करेंगे मोदी, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक विकास की एक नई परिभाषा शुरू होगी, इसलिए वोट दिए। इसलिए नहीं दिए कि अठावले थे या फला थे या धमाके थे। अठावले को भी वोट अगर मिला या राजभर को भी वोट मिला तो मोदी और योगी के नाम पे मिला। ये भाजपा महसूस कर रही है। और ये वो वक्त है जब उत्तर प्रदेश का जो किला है भाजपा का सबसे मजबूत, उस खेमे में ये महसूस किया जा रहा है कि भैया मोदी जी का, योगी जी का चेहरा बहुत है, दलितों का वोट इनसे मिलेगा। मोदी जी की वो योजनाएं जिससे लाभ मिल रहा है दलितों को बहुत है। यहाँ किसी भी जाति का असर नहीं होगा, ये मजबूत किला है। यहाँ ऐसे लोगों को इतना मुंह नहीं लगाया जाए, यहाँ पर इनकी खुशामद नहीं स्वीकार की जाए। ये खेमा ऐसा है जो बार बार एहसास केंद्रीय नेतृत्व को करना चाह रहा है कि यहाँ पर्याप्त है योगी, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं जीतेंगे, योगी का चेहरा कई राज्यों में जिता देगा। बस यही वजह है कि हर चुनाव में सबसे ज्यादा डिमांड है। नवेश शिकोह ने एक नई बात कही, उमेश यादव, एनओसी सब आ चुकी है केंद्र से, क्या इन दोनों की एनओसी आ चुकी है केंद्र से, लेकिन वो अभी दबी हुई है, तीसरे ड्रॉज में रखी हुई है। क्या ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की अपरिहार्यता, यानी कि वो मजबूरी है भाजपा के, फला समाज का वोट, फला समाज का वोट, जिसे एक वर्ग को, जो राजभर समाज को रिप्रेजेंट करते ओम प्रकाश जी, एक समाज को दारा सिंह चौहान, क्या भाजपा को ये समझ में आ गया कि नहीं ये सब लोग हमारे वोट दिलाने का कारण नहीं है, वोट हमको हमारे चेहरे, हमारे कामकाज पे मिल रहा है? उमेश जी, देखिए, राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति के और प्रत्येक समाज के नेता की अपनी अपनी जगह स्थान है, उसकी प्रासंगिकता है, उसकी आवश्यकता है। और जहां तक हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मामला है अमिताभ जी, तो हम ये जानते हैं कि हम वो शून्य है कि जिसके आगे लगेंगे तो एक दाई बढ़ा देंगे, इतना कहना चाहते हैं। और एक घोसी के चुनाव की भी अगर आप बात कर ले, जिसपे तात्कालिक अभी घोसी से पूरा
संसद का चुनाव, सांसद लोकसभा का चुनाव हम सब लोग बैठ के तय कर रहे हैं। पहले तो मैं कहना चाहूंगा किसी एक प्रदेश की एक विधानसभा से इतना बड़ा चुनाव तय नहीं किया जा सकता। ये कहीं की गणित मुझे समझ में नहीं आती। और दूसरी बात ये कि यदि सामाजिक वोट की भी बात है तो आप तो बहुत तार्किक व्यक्ति हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, आप पता लगा लीजिए कि घोसी के चुनाव में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के समाज की वोट की परसेंटेज कितनी है। इसके बाद आप उनकी प्रासंगिकता को समझ सकते हैं। और अकेले घोसी से ही निर्णय नहीं लिया जा सकता, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक कहीं ना कहीं अब हम अपने आप को मजबूत कर चुके हैं, हम प्रासंगिक हैं आदरणीय। और निश्चित इस इतने बड़े चुनाव में हम वो शून्य बन के उभरेंगे कि दहाई बढ़ाने का काम करें, ये तय है। और अभी कपीस भाई कह रहे थे, मैं उनकी बात का उत्तर दे दूं, कह रहे थे कि बार बार विष पी रहे हैं। अभी 2022 में बहुत थोड़े दिन हुए इनके नेताजी ने कटोरा भर भर के ये वाला विष पिया था। ये जो विष पीने की बात कह रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाने क्या क्या करके ये वाला विष पिया। और जब उस विष में जिसको ये तथाकथित विष बता रहे हैं उन्होंने सच उगल दिया तो उनको बुरा लग गया। तो ये जो आपकी भाषा है कि विष पिया था, ये अभी पिया है आपने, थोड़े ही दिन हुए हैं, यही वाला विष। और उसी विष के आने से आप पूर्वांचल में पूरे जिले साफ कर गए महोदय। वरना 2017 का रिजल्ट उठा लीजिए, 13-14 सीटों पे थे। कपीश जी, एक ये भी बड़ी चर्चा चल रही है कि भाई नवरात्र में समाजवादी पार्टी, जैसा अखिलेश जी ने खुद कहा कि भाई हम नवरात्र में वीआईपी सीटें जितनी हैं उनके उम्मीदवार घोषित कर देंगे। एक नाम आ रहा है, हमारे मित्र रविदास मेहरोत्रा बोले लखनऊ से लड़ेंगे अगर राजनाथ सिंह लड़े तो। क्या अब बनारस का फाइनल कर दिया। इसके पीछे जब आप बहुत बड़े आदमी के विरुद्ध बहुत समय पहले सीट घोषित कर देते हैं तो मुझे लग रहा है कि राजनीति में वो बहुत बेहतर कदम नहीं। जब तक अचानक से आप किसी बड़े आदमी की घेराबंदी अगर करना चाहते हैं, अचानक से अंतिम समय में लाके किसी को लड़ाएंगे तो उसके पास फिर भागने का रास्ता नहीं रहेगा। नहीं, अभी चुनाव है महीनों दूर, आप नवरात्र में घोषणा कर देंगे, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। पार्टी के अंदर तो इससे उथल पुथल मच जाएगी, स्वाभाविक है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नवरात्र के अंदर हम कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करने जा रहे हैं। हमें मालूम है कि किन सीटों पर हमारा कौन प्रत्याशी है और उसको घोषित करने के बाद हम ये जान रहे हैं कि घोषणा के बाद हम जीत के आएंगे वो सीटें। हमारे लिए वीआईपी सीटें वही हैं जो समाजवादी पार्टी जानती है कि यहाँ बेहतर परफॉर्मेंस हमारा हो और वहां हम काम करने का पहले ही अवसर देना चाहते हैं इस प्रत्याशी। दूसरी बात आपको कह दें कि हमारे मित्र उमेश यादव जी जिस बात को कह रहे थे और नावेद भाई ने जिस बात को कहा और जिसका समर्थन आपने, मैं भी दो टूक ये बात कहता हूं। संजय निषाद जी गोरखपुर के हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी की, और उन्होंने गोरखपुर ग्रामीण से स्वयं चुनाव लड़ा था। कब लड़ा था? पहले के चुनाव में, और 40,000 मत पाए थे, ओनली 40,000। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, चाहे संजय निषाद जी हों चाहे राजभर साहब हों, अगर इन्हें भाजपा या सपा की बैसाखी नहीं मिलेगी तो ये जहुराबाद की सीट नहीं निकल पाएंगे। और ये मैं आपको कंफर्म कह रहा हूं। ये तो देखिए मुंह चढ़ाने के लिए लोग साथ ले लेते हैं ऐसे लोग, और हमने देखा है कि किस तरीके से जिस थाली में खाया जाता है उसमें छेदते कैसे हैं ये लोग। और वो भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है। हम कह रहे हैं भैया नवरात्रि क्यों देख रहे थे? इतना अच्छा था कि आप घोषी से पहले उनको मंत्री देव बना दिए होते, उनके समाज में खुशी हो जाती, मिठाई बांट लेते वहां जाकर के, और तब उनके ऊपर पूरा दायित्व होता, आपका चाबुक चलाते, भैया परितोष तो मैंने पहले ही दे दिया था और आपने ये क्या कर दिया। और मंत्री पद लेने के लिए वो एक समाज के विरुद्ध ऐसा बोल गए कि भिन्न भिन्न समाज के लोग सोचे कि ये तो कभी भी किसी की बात लगा सकते हैं।
ठीक, और लेकिन मैं कपीश नाम नहीं बाबू- लूंगा उस समाज का, जी, जी, क्योंकि हमारे ले- मित्र हैं उमेश जी, जी। लेकिन कपीश उमेश बाबू- यादव जी मेरे मित्र हैं। नहीं उमेश जी आएंगे, आपके पास आएंगे, आगे एक बार रुको, एक बार रुको। लेकिन कपीश बाबू मसला ये है, इनाम पहले दे दो और बाद में रिजल्ट ना आए तो इनाम वापस लेना और खराब हो जाता है, उसमें और गंदगी होती। इसलिए कहा जाता है नहीं, पहले रिजल्ट आ जाने दो तब देंगे, इम्तिहान से पहले मैं कैसे किसी को ट्रॉफी दे दे। ठीक किया भाजपा ने, इसके मैं पक्ष में हूं। जिसको अब ये काफी लगे जरूरत कि नहीं। भाई ठीक, मैं बघेल जी के पास चलूंगा, लेकिन एक इनको बुनियादी लेवल बात नहीं कहूं, देना चाहिए, राजनीति में जिसको लगता है कि मैं गेम चेंजर हूं, मेरे कहने पर वोट है, मेरे फतवे में वोट है, मेरे हाथ हिलाने में वोट है, उन सब लोगों को स्वेच्छा से इम्तिहान में बैठना चाहिए, चाहे सपा में बैठो, चाहे बसपा में बैठो, चाहे भाजपा में बैठो, चाहे कांग्रेस में। क्या आप साबित तो करो, वरना एक मरीज का बनी रहती भैया बड़का नेता है। अरे भैया कभी इम्तिहान दें तब ना हम जाने नेता कैसे हैं। नहीं, इम्तिहान तो देना चाहिए।